छात्रवृत्ति का ऋण सीधे मार्शल यूनियन को चुकाया गया था। ये तर्कसंगत था क्योंकि मार्शल अकादमी का स्वामित्व, कर्मचारी और यहां तक कि वित्तपोषण भी मार्शल यूनियन द्वारा ही किया जाता था। रूई को इस बात में दिलचस्पी थी कि आर्थिक ढांचा कितना परिष्कृत प्रतीत होता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी, ठोस और व्यावहारिक था। संघ, अकादमियों और मार्शल आर्टिस्टों का एक दूसरे के साथ संबंध काफी तर्कसंगत था और यह उस अस्पष्ट, संदिग्ध प्रणाली जैसा नहीं था जो आमतौर पर काल्पनिक कथाओं में देखने को मिलती है। एक बार पूरा भुगतान हो जाने के बाद इन ऋण अनुबंधों का क्या होता है? ये रूई के लिए एक महत्वपूर्ण मामला था। ऋण अनुबंधों में ये शर्त और समझौता शामिल है कि ऋण का पूरा भुगतान हो जाने पर अनुबंध समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन ऋण अनुबंधों के माध्यम से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए एक मार्शल स्क्वायर को आमतौर पर कितना समय लगता है? सूचना पुस्तिका में ब्याज दर के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। जूलियन ने पूछा। यह पूरी तरह संभव था कि लिया गया कर्ज इतना अधिक हो और ब्याज इतना भारी हो कि मार्शल स्क्वायर्स को इसे चुकाने में अपना आधा जीवन लग जाए। एक ऐसे शोषणकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना जो दशकों तक आपको परेशान करता रहे, एक भयावह संभावना थी जिसे जूलियन रूई के साथ होने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सूचना पुस्तिका में ब्याज दर का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हम ब्याज दर नहीं लेते हैं। देय ब्याज ही ऋण के रूप में ली गई मूल राशि है। रूई ने अपनी आंखें सिकुड़ी। इसका मतलब यह था कि छात्रवृत्तियां असहाय पीड़ितों के कर्ज के बोझ तले बड़ी रकम इकट्ठा करने का कोई जरिया नहीं थी। पहली नज़र में तो ये सिर्फ परोपकार जैसा लग रहा था, लेकिन रूई को पूरा यकीन था कि ऐसा नहीं था। ऐसा लगता है कि मार्शल यूनियन की नए मार्शल आर्टिस्टों की निरंतर आमद बनाए रखने में रुचि मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक मजबूत थी। अगर यह सच है तो यह उनके जैसे छात्रों के लिए काफी आकर्षक सौदा था। मार्शल अकादमी मूल रूप से अधिक संख्या में मार्शल आर्टिस्टों को सफलतापूर्वक स्नातक कराने के लिए नुकसान उठाने को तैयार थी। आपके पहले सवाल के बारे में उस व्यक्ति ने आगे कहा, आमतौर पर स्नातकों को सामान्य ऋण अनुबंध के तहत अपना पूरा ऋण चुकाने और यूनियन के साथ मानक अनुबंध पर फिर से बातचीत करने में कई साल लग जाते हैं। हालांकि कुछ लोग 6 महीने के भीतर ही इसे चुका देते हैं, जबकि कुछ लोग किसी न किसी कारण से इसे चुकाने में असफल हो जाते हैं। आमतौर पर मिशन पूरा करने की कम दर, गंभीर चोटें या मृत्यु इसका कारण होती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का व्यवसाय चुनते हैं और आपके पास किस तरह की योग्यताएं हैं। मैंने ये भी देखा कि छात्रवृत्ति ऋण के लिए पात्र होने के लिए जमानत राशि एक आवश्यक शर्त नहीं है, जूलियन ने बताया। वास्तव में हमारे अनुभव के अनुसार जिन छात्रों को छात्रवृत्ति की आवश्यकता होती है, उनके पास आमतौर पर कोई गिरवी रखने योग्य संपत्ति नहीं होती है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तो अकादमी फीस न दे पाने वाले सभी छात्रों को आसानी से छात्रवृत्ति दे देती है? रूई ने उलझन भरे भाव से पूछा। ये बात सच होने से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। जी हाँ, लेकिन आपको वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा। हम उन छात्रों को छात्रवृत्ति के आधार पर प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं जिनके पास शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा है। ये काफी आसान था। रूई ने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि अनाथालय के पास फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि होने की कोई संभावना नहीं थी। आपके स्पष्टीकरण और गाइडबुक में उपलब्ध जानकारी के आधार पर रूई छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से पात्र है, जूलियन ने कहा। सहायता कर्मचारी ने रूई की प्रोफाइल पलटते हुए सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं है, जब तक आपके पास आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं, आप छात्र रूई क्वारिया के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन जमा कर सकते हैं। जब जूलियन ने प्रक्रिया शुरू की तब रूई अपने विचारों में खोया रह गया। मार्शल एंट्रेंस एग्जाम इतना कठिन होने का एक कारण शायद ये था कि वे इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे कि जो छात्र अंततः उत्तीर्ण होते हैं और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं, वे निवेश किए गए पैसे के लायक हैं। रूई को संदेह था कि मार्शल यूनियन की छात्रवृत्ति नीति में इतनी उदारता बरतने का एक कारण ये था कि आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने का मतलब ये था कि पहले से ही इस बात का काफी हद तक भरोसा था कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का एक बड़ा हिस्सा स्नातक होने की संभावना रखता है। अन्यथा इस प्रकार की उदारता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कुछ वित्तीय नुकसान स्वीकार्य थे, बशर्ते मार्शल आर्टिस्टों की पैदावार पर्याप्त हो। ये संभवतः मार्शल यूनियन के विकास और उन्नति में दीर्घकालिक निवेश थे।
इसलिए यह बात समझ में आती है कि मार्शल परीक्षा का उद्देश्य केवल ये जांचना नहीं था कि लोग मार्शल आर्टिस्ट बनने के योग्य हैं या नहीं, बल्कि एक ऐसे फिल्टर के रूप में भी काम करना था जो अयोग्य आवेदकों को बाहर कर दे, क्योंकि वे केवल खराब निवेश और पैसे की बर्बादी साबित होंगे और मार्शल यूनियन के कोष को खत्म कर देंगे। विशेषकर पहले दौर में वे लोग जिनमें दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की कमी होती है, वे लोग जो छात्रवृत्ति के सबसे कम हकदार होते हैं, उन्हें बाहर कर दिया गया होगा। फिर भी रूई छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए आभारी था। छात्रवृत्ति के बिना एक सफल मार्शल आर्टिस्ट बनने की उसकी संभावनाएं सचमुच बहुत कम थीं। फीस चुकाने के लिए पर्याप्त धन जुटाने से पहले उसे शायद दशकों तक लंबे समय तक शारीरिक श्रम करना पड़ता। जब तक वह पूरी तरह से वयस्क होता, तब तक मार्शल आर्ट का मार्ग शुरू करने में शायद बहुत देर हो चुकी होती। उसे संदेह था कि प्रवेश परीक्षा की आयु 18 वर्ष निर्धारित करने के पीछे कोई वास्तविक कारण था। वे मार्शल आर्टिस्ट बनने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या को बेवजह कम नहीं करेंगे, जब तक कि ऐसा करने के नुकसान इसके फायदों से कहीं ज्यादा न हो। जब तक वह मार्शल अकेडमी से बाहर रहकर खुद एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाता, तब तक उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और मार्शल अकेडमी के बाहर रूई को मार्शल आर्टिस्ट के रूप में स्वीकार किए जाने की बात तो सरासर बेतुकी थी। मेरे अकेले ही मार्शल आर्टिस्ट बनने की संभावना अधिक है। रूई ने नीले आकाश की ओर देखते हुए जम्हाई ली। थके हुए हो? जूलियन ने पूछा। हाँ, इसमें तो घंटों लग गए, रूई ने जवाब दिया। हाँ, फिर भी ये दिलचस्प था। रूई इस बात से असहमत नहीं हो सकता था। नहीं, ये तो बहुत ही कम करके कहा गया था। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के बाद उन्होंने अकादमी के पाठ्यक्रम के बारे में अपनी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। अकादमी ने सबसे पहले छात्र की विभिन्न क्षेत्रों में मार्शल कौशल का अधिक गहन और विस्तृत मूल्यांकन शुरू किया, जो मार्शल प्रवेश परीक्षा से भी कहीं अधिक व्यापक था। ये बात समझ में आती है क्योंकि प्रवेश परीक्षा में विशेष रूप से मार्शल आर्ट की दक्षता का परीक्षण नहीं किया गया था। पहले दौर में दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया गया और अगले 2 दौरों में सामान्य शारीरिक क्षमता का परीक्षण किया गया। मूल्यांकन परीक्षा अलग थी। इसमें विद्यार्थी की विभिन्न क्षेत्रों में क्षमताओं का विस्तृत आकलन किया जाता था और मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम ही प्रत्येक विद्यार्थी के पाठ्यक्रम का निर्धारण करते थे। विद्यार्थी तब तक उस पाठ्यक्रम का पालन करते थे जब तक कि वे सामान्य युद्ध कौशल के संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंच जाते। यह मार्शल अप्रेंटिस स्तर तक पहुंचने का पहला कदम था। इस चरण को आधारभूत चरण भी कहा जाता था और माना जाता था कि यह सबसे महत्वपूर्ण चरण था जिसके बिना मार्शल पथ पर चलना संभव नहीं था। फाउंडेशन स्टेज के बाद एक्सप्लोरेशन स्टेज शुरू होता था। अकादमी द्वारा दी गई गाइडबुक और सहायक कर्मचारियों के अनुसार एक्सप्लोरेशन स्टेज पाठ्यक्रम का कम नियंत्रित और स्वगति वाला चरण था। ये चरण अप्रेंटिस स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक अंतिम चरण था। रूई के ज्ञान के अनुसार यह एक स्वतंत्र अवधि थी जहां छात्र अकादमी के मार्शल लाइब्रेरी, जो मार्शल आर्ट तकनीकों का संग्रह है, का उपयोग करके अपनी इच्छानुसार किसी भी तकनीक को सीख और अभ्यास कर सकते थे। हालांकि हर 9 दिनों में अनिवार्य स्पैरिंग सत्र होते थे जहां छात्रों को पूरा दिन दूसरों के साथ स्पैरिंग में बिताना होता था। इसका उद्देश्य वरिष्ठ प्रशिक्षकों और छात्रों दोनों को नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति का आकलन करने की सुविधा प्रदान करना था। इससे कई छात्रों को अभ्यास का अनुभव भी मिला, जिसकी उनमें से अधिकांश को कमी थी। नियंत्रित और निगरानी में अभ्यास का अनुभव प्राप्त करना तब तक आसान नहीं था जब तक कि आप अमीर न हो। पिछले चरण के विपरीत अन्वेषण चरण में वरिष्ठ प्रशिक्षक शिक्षक की भूमिका कम और सहायक मार्गदर्शक की भूमिका अधिक निभाएंगे। उन्हें इस चरण के छात्रों पर अत्यधिक दबाव न डालने का निर्देश दिया गया था, बल्कि उन्हें खुले विचारों वाला और जिज्ञासु बनने के लिए प्रोत्साहित करना था, ताकि वे मार्शल आर्ट के हर पहलू का पता लगा सकें और मार्शल अप्रेंटिस बनने के लिए आवश्यक अंतिम चरण, यानी अपने मार्शल पथ की खोज करने में उनकी सहायता कर सकें। लगता है अन्वेषण चरण के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, रूई ने सोचा। अन्वेषण चरण में छात्रों को आधारभूत तकनीकों से परे विभिन्न तकनीकों का स्वतंत्र रूप से अन्वेषण करने की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य ये था कि पर्याप्त अन्वेषण और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से छात्र अपने मार्शल पथ को विकसित करने की दिशा खोज लेंगे, यानी मार्शल पथ। मार्शल पाथ की खोज हो जाने के बाद अन्वेषण चरण समाप्त हो जाता था। आधारभूत और अन्वेषण चरण वे 2 चरण थे जिनका उद्देश्य छात्रों को प्रशिक्षु क्षेत्र में प्रवेश कराना था। रूई दोनों ही चरणों में समान रूप से उत्साहित था। प्रवेश परीक्षा ने उसकी स्पष्ट कमियों और खामियों को उजागर कर दिया था। उसकी मार्शल आर्ट की दक्षता औसत से कम थी, उसे बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ। उसने रणनीति के सहारे मुश्किल से परीक्षा पास की थी, लेकिन ये टिकाऊ रणनीति नहीं थी।
अगर उसे एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनना था तो उसे मजबूत होना ही था। वह मजबूत बनना चाहता था। फाउंडेशन और एक्सप्लोरेशन स्टेज रूई को बिल्कुल सही लगा, जो बिना किसी और बात की चिंता किए सिर्फ मार्शल आर्ट के प्रति अपने प्रेम में डूब जाना चाहता था। पिछले 12 सालों से वह इसी पल के लिए तरस रहा था। ये बहुत दुख की बात है कि मैं इसके बाद क्या होता है यह नहीं सीख पाया। सहायक कर्मचारी बस इतनी ही जानकारी देने को तैयार थे। मार्शल यूनियन, मार्शल आर्टिस्ट के उच्चतर स्तर आदि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह इस समारोह में हमारी भूमिका के दायरे में नहीं आता। यह थोड़ा अजीब है कि वे इतनी गोपनीयता बरत रहे हैं जबकि यह पहले से ही सुनिश्चित है कि मैं एक छात्र बनूंगा। इसका एकमात्र जवाब यही था कि वे अनावश्यक जानकारी समय से पहले नहीं देना चाहते थे। शायद उनके सवालों के जवाब आंशिक रूप से गोपनीय, संवेदनशील या उनके हितों के लिए खतरनाक थे। यह असंभव नहीं था। उच्च कोटि के मार्शल आर्टिस्टों को व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीय धरोहर माना जाता था। यह स्वाभाविक था कि संघ और अकादमी इन संपत्तियों से संबंधित सभी सूचनाओं पर कड़ा रुख अपनाए। ऐसा प्रतीत होता है कि संघ ऐसी किसी भी चीज को सख्ती से नियंत्रित करता था जिससे उनकी सुरक्षा कम हो सकती थी या उन्हें नुकसान पहुंच सकता था। वहां उन्हें वाकई में बहुत ही शानदार वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। यह मार्शल आर्टिस्ट होने के गौण पहलुओं में से एक था, खासकर उच्च कोटि के मार्शल आर्टिस्ट होने का, जिसकी रूई को एक दिन बहुत उम्मीद थी। भला किसे सम्मान पाना अच्छा नहीं लगता। अपने पिछले जीवन में वह केवल एक शोधकर्ता थे, और यद्यपि उनके काम का पूरे उद्योग पर प्रभाव पड़ा, फिर भी अंततः कुछ अकादमिक हलकों के बाहर वे स्वयं उतने प्रसिद्ध नहीं थे। तुलनात्मक रूप से एक उच्च कोटि का मार्शल आर्टिस्ट पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकता था। मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उच्च स्तर तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन है। जूलियन ने याद दिलाया। रूई के स्वप्निल भाव को देखकर ही वह उसके विचारों को लगभग समझ गया था। इंसान को सपने देखने दो। रूई ने सिर हिलाया। कौन सा आदमी? जूलियन ने हंसते हुए कंधे उचकाए। मुझे तो बस एक बच्चा दिख रहा है जिसे स्कूल के पहले दिन साथ जाने के लिए एक वयस्क की जरूरत थी। यह एक उकसावा था, और यह कारगर साबित हुआ। दोनों ने रिक्शा में बैठकर घर लौटते समय हंसी मजाक किया। तो मार्शल अकेडमी कैसी है? एक युवती ने उत्सुकता से पूछा। रीटा, तुमने ये सवाल कितनी बार पूछा है? रूई ने बेबसी से आह भरी। अरे बस बता ही दो, रीटा ने जिद की। खाने के बाद। अपने खाने पर ध्यान दो, मुझे लगता है तुमने अभी कुछ खाया ही नहीं है। मायरा ने बीच में टोकते हुए कहा। आह, रीटा ने मुंह बनाया। वे सभी भोजन कक्ष में एकत्रित थे। लशारा ने यह सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा था कि सभी लोग एक साथ भोजन करें। प्रतिदिन भोजन तभी शुरू होता था जब सभी लोग भोजन कक्ष में अपनी अपनी मेजों पर तैयार होकर बैठ जाते थे। शायद हमारे बीच रिश्तेदारी की भावना को मजबूत करने के लिए, रूई ने सोचा, और यह कारगर साबित हुआ। चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो, साथ खाना खाने से हमेशा एक अलग ही अपनापन महसूस होता था, किसी और सामूहिक गतिविधि से नहीं। इससे यह बात पक्की हो जाती थी कि वे सचमुच एक परिवार हैं। यही एक कारण था कि रूई को क्वारियर अनाथालय से गहरा लगाव हो गया था। रूई ने चारों ओर नजर डाली। पिछले 13 वर्षों में क्वारियर अनाथालय का बहुत विस्तार हुआ था। 13 साल पहले के कई किशोर बड़े हो गए थे और उन्होंने अनाथालय में ही रहने का फैसला किया था। यहाँ तक कि दूसरी पीढ़ी के वे लोग भी, जिनकी शादी हो गई थी और जो अनाथालय से दूर चले गए थे, जब भी वे आर्थिक रूप से सक्षम होते थे, अनाथालय की सहायता करते थे। फारियन, होराटियो और मीका अब वयस्क हो चुके थे और शारीरिक श्रम करने लगे थे, जबकि नीना जैसी महिलाएं रेस्तरां और बार में काम करती थीं। अनाथालय के पहली पीढ़ी के वयस्कों के साथ मिलकर लशारा कम बोझ के साथ बच्चों को गोद लेने और उनकी देखभाल करने में सक्षम थी। क्वेरियर अनाथालय की मदद करने वाले आय के स्रोतों में से एक जूलियन का था। कैम्ब्रियन विज्ञान संस्थान में अनुसंधान एवं विकास विभाग में प्रशिक्षु विद्वान के रूप में एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने के बावजूद वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वह आज भी उसी घर में रहते हैं जहां उनका बचपन बीता था, और उस परिवार की मदद करते हैं जिसने उन्हें आश्रय दिया, भोजन दिया और इस दुनिया में अकेलेपन के समय उन्हें प्यार और देखभाल प्रदान की। उन्होंने एक मध्यम वर्गीय नौकरी हासिल कर ली थी, जिससे उन्हें वह सब कुछ चुकाने में मदद मिली जो उन्हें लगता था कि वह अनाथालय के ऋणी थे। रूई का इरादा भी यही था। उसका कहीं और रहने का कोई इरादा नहीं था। भला इसका क्या फायदा? उसका परिवार उसे प्यार करता था, अलग घर लेने के अतिरिक्त खर्च उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, वरना वह अकेला ही जीवन जीता। एक बार जब मैं मार्शल स्क्वायर के रूप में काम करना शुरू कर दूंगा, तो मैं अपनी सारी अतिरिक्त आय क्वारियर अनाथालय को दे दूंगा।
पृथ्वी पर भी रूई ने सादगी भरा जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने अपना खुद का घर खरीदने की भी परवाह नहीं की, वे एक अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने अपनी सारी आमदनी बैंक में जमा कर दी, जहां कई दशकों तक वह पैसा पड़ा रहा, जब तक कि अंत के करीब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं हो गया। फिर भी ये जीवन अलग था। मार्शल आर्टिस्ट के पेशे के बारे में उसे अभी भी उतनी जानकारी नहीं थी जितनी वह चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पेशे के लिए उसकी आय का कितना हिस्सा आवश्यक होगा। शायद मार्शल आर्टिस्ट कवच, चाकू, तलवार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करते हों, या शायद उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए आवश्यक शिक्षण और प्रशिक्षण संसाधनों के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। आखिरकार उन्हें इस बात पर गहरा संदेह था कि मार्शल यूनियन निचले स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को कोई सहायता प्रदान करने में असमर्थ थी। ये भी संभव है कि शिक्षण संसाधनों पर उनका एकाधिकार हो और वे उन्हें विशेष सेवाओं के बदले में प्रदान करते हों, जिससे मार्शल आर्टिस्ट हमेशा यूनियन के प्रति वफादार और उससे जुड़े रहने के लिए प्रेरित होते हों। खैर, फिलहाल इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट के रूप में काम करने के बारे में विस्तार से सोचने से पहले उसे पहले मार्शल स्क्वायर बनना था और अकादमी से स्नातक होना था। आपने कहा था कि अकादमी 30 दिनों में शुरू हो जाएगी, है ना? नीना ने पूछा। हाँ, क्या आप पूरे समय अकादमी में ही रहेंगे? रूई ने सिर हिलाया। ये तो बहुत दुख की बात है। नीना ने कंधे उचका दिए। चिंता मत करो, रूई ने आश्वस्त करते हुए कहा। बीच बीच में ब्रेक होते हैं। मैं ब्रेक के दौरान जरूर वापस आऊंगा। वे कितनी बार आते हैं? लशारा ने उम्मीद जताते हुए पूछा कि वे जितनी बार संभव हो उतनी बार आएं। मौसमी तौर पर शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद पहला अवकाश वसंत ऋतु का अवकाश होता है, जो सूचना पुस्तिका के अनुसार वसंत उत्सव के आसपास पड़ता है। रूई ने समझाया। मैं समझ गई, लशारा ने आह भरी। यह उतना तो नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी, लेकिन फिर भी सबसे बुरे हालात से बेहतर था। ब्रेक कितने समय के होंगे? लगभग 5 दिन, उन्होंने जवाब दिया। बस इतना ही? होरेशियो बड़बड़ाया। रूई ने कंधे उचकाते हुए कहा, बस यही बात है। नियमों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। कम समय का अवकाश संभवतः इसलिए दिया गया था ताकि लंबे अवकाशों के कारण छात्रों का अनुशासन भंग न हो। दूसरी ओर यह अच्छी बात है कि वे आपको वसंत उत्सव के दौरान बाहर आने दे रहे हैं। इतने लंबे समय बाद आपसे मिलना और आपके साथ मिलकर इसे मनाना इस उत्सव को और भी खास बना देगा। ये सच है, रूई ने उदास मुस्कान के साथ कहा। अब जब उसे अकादमिक कैलेंडर मिल गया था तो उसे पता था कि वह अपने परिवार से बहुत कम बार मिल पाएगा। साल में सिर्फ 4 बार। ये बहुत दुख की बात है कि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद मैं यहाँ नहीं रह सकती। रूई ने मन ही मन आह भरी। आदर्श रूप से वह घर पर रहकर प्रतिदिन स्कूल आना जाना पसंद करता। पृथ्वी पर अधिकांश शिक्षा प्रणालियों में उसकी उम्र के छात्रों के लिए यही सामान्य बात थी। उसे अपने परिवार से अलग रहना पसंद नहीं था। हालांकि ये स्वीकार करना होगा कि मार्शल अकादमियों का महत्व पृथ्वी की शिक्षा प्रणालियों से कहीं अधिक था। फिर भी तुम 1 हफ्ते में चली जाओगी? एलिस ने लगभग रोते हुए कहा। चिंता मत करो एलिस, मैं हमेशा वापस आऊंगा। आखिर तुम मेरी प्यारी बड़ी बहन हो, रूई ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया। ओह तुम! वह भावुक होकर उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। इस भाव ने एक बार फिर स्नेह और दुलार का दौर शुरू कर दिया, जिसे रूई ने भी भरपूर स्वीकार किया और बदले में वैसा ही स्नेह दिखाया। उनकी भावनाओं का एकमात्र कारण होने के कारण उसने इस बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा नहीं था कि पहले कोई अनाथालय छोड़कर नहीं गया था, लेकिन यह वाकई पहली बार था कि उसके जैसा कोई छोटा बच्चा इतने लंबे समय के लिए अनाथालय छोड़ रहा था। एक तरफ वे उसके लिए खुश थे, दूसरी तरफ वे उसे बहुत याद करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, रूई ने अनाथालय के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए कहा। सावधान रहो, कहीं खो मत जाओ, लशारा ने चेतावनी दी। रूई ने अनाथालय से दूरी बनाते हुए अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। मुझे आश्चर्य है कि उसका घर कैसा दिखता होगा। दीक्षा समारोह में अकादमी छोड़ने से पहले केन ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया था। रूई के लिए यह एक नया अनुभव था, हालांकि वह जानता था कि पृथ्वी पर ऐसा होना आम बात है। उसकी बीमारी के कारण पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में वह किसी से मिल नहीं पाता था। गंभीर अस्थमा एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उसके लिए किसी दोस्त के घर जाना जैसे साधारण और आसान काम भी मुश्किल हो जाते थे। वैसे भी बचपन में उसके कोई दोस्त थे ही नहीं। यह शायद एक भव्य हवेली होगी, रूई ने अनुमान लगाया। केन का घर हाजिन कस्बे के लगभग बीचों बीच था और क्वारी और अनाथालय कस्बे के लगभग बाहरी इलाके में स्थित था।
रूई ने कुछ दूर तक दौड़ने की योजना बनाई, जहां उसे अर्रानकार परिवार के एक नौकर से मिलना था, जो उसे अर्रानकार परिवार के घर तक ले जाएगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके आसपास का इलाका अधिक आबादी वाला और विकसित होता गया। क्वारी और अनाथालय कुछ हद तक दूर स्थित था, खुले खेतों के करीब जहां फसलें उगाई जाती थीं, लेकिन जैसे जैसे वह कस्बे में आगे बढ़ता गया, कस्बे की जनसंख्या घनत्व और बुनियादी ढांचा बहुत तेजी से विकसित हुआ। शहर के लिए मार्शल आर्ट अकादमी का होना एक वरदान साबित हुआ। इससे हर साल पूरे साम्राज्य से, खासकर युवाओं की बड़ी संख्या आकर्षित होती थी। मार्शल अकादमियों ने आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रत्येक अकादमी को केवल रखरखाव के लिए ही भारी मात्रा में श्रम और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। शहर में बड़ी संख्या में आपूर्तिकर्ता और निर्माता थे, जो अकादमी को आवश्यक सामान और सामग्री की आपूर्ति करते थे। कई लोग शहर में आकर बस गए और अंततः अकादमी में कार्यरत हो गए, और कई युवा वार्षिक मार्शल प्रवेश परीक्षा में बैठने और उसे उत्तीर्ण करने की आशा में शहर में आए। मार्शल प्रवेश परीक्षा सर्दियों के दौरान आयोजित की जाती थी, जिस दौरान राज्यों के बीच यात्रा करना काफी कठिन होता था। कई गैर स्थानीय आवेदक परीक्षा से काफी पहले शहर की यात्रा करते थे। इस प्रकार मार्शल अकादमी ने आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता दोनों बाजारों को सशक्त बनाया। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अकादमी के बिना हाजिन शहर की अर्थव्यवस्था रातों रात ध्वस्त हो जाएगी। अकादमी के गायब होने का अर्थ होगा वस्तुओं और आपूर्ति की मांग का एक बड़ा हिस्सा तेजी से घट जाएगा, जिससे स्थानीय बाजार में वस्तुओं की अतिरिक्त आपूर्ति हो जाएगी, वस्तुओं की कीमतें काफी कम हो जाएंगी, छोटे आपूर्तिकर्ता, व्यवसाय और खुदरा विक्रेता अपना अस्तित्व बनाए रखने में असमर्थ हो जाएंगे और साम्राज्य के अन्य हिस्सों में पलायन करने के लिए विवश हो जाएंगे। अकादमी में कार्यरत या उसमें प्रवेश पाने की इच्छा रखने वाले स्थानीय लोगों का एक बड़ा हिस्सा अचानक बेरोजगार हो जाएगा और संभवतः पलायन कर जाएगा। कुछ समय की अराजक उथल पुथल के बाद शहर की जीडीपी में निस्संदेह काफी कमी आएगी। यह मार्शल यूनियन द्वारा राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बनाए रखने के तरीकों में से एक होना चाहिए। उनके पास मौजूद प्रत्यक्ष अधिकार और पूंजी को एक तरफ रख दें, तो अकादमियों यानी यूनियन का समाज पर अप्रत्यक्ष प्रभाव और आवश्यकता बहुत अधिक है। रूई ने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए मन ही मन सोचा, मास्टर क्वारियर, मेरा अनुमान है। उसके पीछे से एक आवाज ने पूछा। रूई उस आदमी की ओर मुड़ी। उसने साधारण लेकिन भव्य वस्त्र पहने हुए थे, जिसके बाएं सीने पर अर्रानकार परिवार का प्रतीक चिन्ह कढ़ाई किया हुआ था। जी हाँ, रूई क्वारियर, उसने हाँ में जवाब दिया। क्या तुम मुझे लेने आए हो? जी हाँ, कृपया इधर आइए। उन्होंने घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी की ओर इशारा किया। एक घोड़ागाड़ी है ना? मेरा पहली बार। ये सचमुच उनके जीवन का पहला अनुभव था। हालांकि वे कुछ खास उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन कारों, साइकिलों, मेट्रो, हवाई जहाज आदि की दुनिया में बिताया था, इसलिए उनके लिए एक घोड़ागाड़ी में सफर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सच कहूं तो यह उनके लिए कुछ भी नहीं था। पब फ्यूचर एड्स। फिर भी रूई ने एक गरीब अनाथ की भूमिका निभाए और घोड़े की गाड़ी में सवारी करने के विशेषाधिकार की संभावना से बहुत उत्साहित हो गई। वाह, एक घोड़ा गाड़ी! उसने जितना हो सके यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, अपने अंदर उठ रही शर्मिंदगी को दबाते हुए। कृपया आराम से बैठिए। उन्होंने दरवाजा खोलते हुए अंदर की ओर इशारा किया और आलीशान सीटों की ओर इशारा किया। वहां पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? रूई ने पूछा। 20 मिनट से ज्यादा नहीं, उसने जवाब दिया। उम्मीद से ज्यादा लंबा, रूई ने टिप्पणी की। खैर, अगर यह इससे भी छोटा होता तो गाड़ी भेजना कुछ खास मायने नहीं रखता, हालांकि मेरी पहचान के सत्यापन का मामला भी है। केन ने बताया था कि आमंत्रित मेहमानों को आमतौर पर परिसर में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण पत्र दिया जाता है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई पत्र नहीं था क्योंकि केन ने बिना किसी पूर्व योजना के उन्हें मौके पर ही आमंत्रित किया था। खैर, उन्हें पता ही नहीं था कि मैं पास हुआ हूं या नहीं। आखिरकार निमंत्रण तो बिल्कुल अचानक ही आया था। रूई ने उत्सुकता से सोचते हुए कहा। सामान्य बच्चे एक दूसरे को खेल खेलने के लिए आमंत्रित करते थे। केन ने रूई को अभ्यास सत्र के लिए आमंत्रित किया था, और रूई ने तुरंत ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दरअसल, अगर केन ने रूई को ताश खेलने के लिए बुलाया होता, तो रूई किसी न किसी बहाने से जरूर मना कर देती। इतनी दूर का सफर तय करके किसी के घर पूरा दिन ताश खेलने में बिताना। अकादमी शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बचा है और ऐसे में समय बर्बाद करने का ख्याल ही रूई को हंसा देता है। लेकिन अभ्यास करना एक अलग ही बात थी। रूई को इस स्तर पर बहुत कम अनुभव था, वह अनुभव के लिए बेताब था। यही एक चीज थी जिसमें वह मार्शल आर्ट और युद्ध खेल प्रशिक्षण में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग नहीं कर पा रहा था।
युद्ध का अनुभव अमूल्य था, सर्वोपरि था। वह जितना हो सके उतना अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा केन जैसे किसी व्यक्ति से जो रूई से कहीं अधिक कुशल लड़ाकू था, वह अनुभव हासिल करना चाहता था। कितना रोमांचक है, धिक्कार है, उसने किसी तरह लड़खड़ाते हुए कहा। हाँ, केन ने आह भरी। इसीलिए तो मुझे अकादमी शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। मुझे आश्चर्य है कि आपके परिवार ने आपको जाने की अनुमति ही क्यों दी। उन्होंने अनुमति नहीं दी, मुझे अनुमति पाने के लिए सचमुच कई साल तक पैरवी करनी पड़ी। अंततः मेरे पिता, जो स्वयं भी अकादमी के स्नातक थे, अनिच्छा से मान गए। अच्छा ऐसा है। यह अकादमी मार्शल यूनियन द्वारा लंबे समय से संसाधनों और धन का भारी निवेश करके बनाई गई है, जिससे यह मार्शल स्क्वायर्स के प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श और उत्तम स्थान बन गई है। मेरे पिता जैसे मार्शल ऋषि के लिए भी इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज की भरपाई अकेले करना आसान नहीं है। यही वह मुख्य बिंदु था जिसने उन्हें राजी किया, लेकिन उन्होंने कई शर्तें रखीं। स्थितियां। मुझे एक ही मौका मिला था और वो तब था जब मैं 13 साल का हुआ था, और मुझे कुल मिलाकर शीर्ष 5 में जगह बनानी थी। मैं समझ गया। रूई को याद आया कि प्रवेश परीक्षा के दूसरे दौर के दौरान केन ने उससे यही बात कही थी। हम यहाँ हैं, केन ने एक विशाल सुविधा केंद्र का दरवाजा खोलते हुए उससे कहा। अंदर का दृश्य रूई जैसे मार्शल आर्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स के दीवाने के लिए अपने पूरे दूसरे जीवन में देखे गए सबसे मनमोहक दृश्यों में से एक था। एक विशाल खुला मैदान कई हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्से में बॉडी बिल्डिंग और व्यायाम के कई तरह के उपकरण दिखाई दे रहे थे। रूई को बेंच प्रेस, ट्रेडमिल, डंबल और प्लेट जैसे कई तरह के वजन, स्क्वाट रैक, बारबेल, केबल और पुली, पुल अप और कैलिस्टेनिक्स बार आदि दिखाई दिए। एक अन्य भाग में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण उपकरणों का विशाल संग्रह था। तख्ते, विभिन्न प्रहारों और संयोजनों के साथ साथ फेंकने और पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में डमी। विभिन्न आकारों के पंचिंग बैग थे, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग उद्देश्यों के लिए था। आगे कई ऐसे क्षेत्र थे जो विशिष्ट गुणों या कौशलों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित प्रतीत होते थे। जागरूकता, संवेदी क्षमताएं, सहनशक्ति, संतुलन, गतिशील लचीलापन। एक चीज जिसने रूई का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया, वह एक गोलाकार भाग था जिसमें रस्सियों से छत से बंधे कई बैग थे और बैग स्वयं छत से बंधे हुए थे। रूई को जो समझ में आया उससे ये गतिशील बचाव अभ्यास था। इसमें बीच में खड़े होकर छोड़े गए बैगों से बचना होता था। यह मुझे दूसरे दौर की बहुत याद दिलाता है। रूई ने उस क्षेत्र की ओर इशारा किया। केन मुस्कुराया। यही तो मेरी सबसे पसंदीदा ट्रेनिंग है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमने दूसरे राउंड में शानदार प्रदर्शन किया। रूई हंस पड़ा। वह यहाँ समय बिताने के लिए उत्सुक था। केन ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह वाकई मजेदार है। मुझे अक्सर डांट पड़ती है क्योंकि मैं अन्य प्रकार के प्रशिक्षणों को नजरअंदाज करके इसे ही प्राथमिकता देता हूँ। खैर, चलिए वार्म अप करते हैं। कार्डियो से शुरू करें। जरूर, केन ने सिर हिलाया। वे ट्रेडमिल जैसी दिखने वाली मशीनों के एक समूह की ओर बढ़ते हैं। ये कैसे काम करता है? क्या हमें खुद ही दौड़ना होगा? रूई ने पूछा। ट्रेडमिल एक चिपचिपे पदार्थ से चलती है, केन ने समझाया। कीचड़। रूई ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। हाँ, बेलनाकार पैनल के अंदर एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है जो दबाव पड़ने पर घूमता है। केन ने इशारा करते हुए कहा। इस नॉब को घुमाकर आप चिपचिपे पदार्थ पर पड़ने वाले दबाव को नियंत्रित कर सकते हैं। उसने अपने सामने लगे नॉब को घुमाते हुए कहा। मैं समझ गया, यह एक डायल है जो पतले शरीर पर पड़ने वाले दबाव की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। रूई ने गति को आरामदायक जॉगिंग स्तर पर समायोजित करते हुए सोचा। यह इस दुनिया में प्रौद्योगिकी द्वारा पृथ्वी की 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी की नकल करने का एक और उदाहरण था। उत्कृष्ट इंजीनियरिंग या विज्ञान के अत्यधिक परिष्कृत अनुप्रयोगों के माध्यम से नहीं, बल्कि इस वास्तविकता की विशिष्ट उल्लेखनीय विशेषताओं के माध्यम से। इस भूमि से खनन और निष्कर्षण योग्य असाधारण अकार्बनिक संसाधन, अलौकिक वनस्पतियों और जीवों की विविधता और उनके द्वारा प्रस्तुत गुण घटनाएं, इन सभी ने मिलकर इस दुनिया को ऐसी चीजें हासिल करने की अनुमति दी जो अन्यथा उनकी क्षमताओं से बहुत परे होती। इसके अलावा कई क्षेत्रों में इसने उन्हें पृथ्वी से भी आगे निकलने की अनुमति दी। प्रवेश परीक्षा के दूसरे दौर के बाद अकादमी में उसने जो औषधियां ग्रहण की थीं, उनसे उसके सारे घाव पूरी तरह ठीक हो गए और थोड़े ही समय में उसकी सारी शक्ति भी पूरी तरह से बहाल हो गई। यह ऐसी चीज थी जिसे पृथ्वी पर कोई भी तकनीक दोहरा नहीं सकती थी। यह तो वाकई अद्भुत है, रूई ने कहा। वैसे तो ये काफी सामान्य बात है। केन ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। खैर, इतना कार्डियो काफी है, मेरी मांसपेशियां गर्म हो गई हैं। शुरू करने से पहले एक राउंड स्ट्रेचिंग कर लेते हैं।
पृथ्वी और गया दोनों ही ग्रहों पर यह सर्वविदित तथ्य था कि भारी व्यायाम या किसी भी शारीरिक रूप से गहन गतिविधि से पहले खिंचाव करना अनिवार्य था। इसके कई लाभ थे और खिंचाव न करने से कई नुकसान भी जुड़े हुए थे। सबसे बुनियादी लाभ तो निश्चित रूप से गति की सीमा को बनाए रखना और बढ़ाना था। मांसपेशियां जालीदार चिपचिपे ऊतक से बंधी होती हैं जिन्हें प्रावरणिक फैशियाए कहते हैं। ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों को बांधता है और उनकी लोच को सीमित करता है। इन्हें सिकुड़ने से रोकने के लिए नियमित रूप से खिंचाव करना आवश्यक था। बेशक गति की सीमा ही एकमात्र लाभ नहीं था। लचीलापन कई शारीरिक विशेषताओं जैसे शक्ति और गति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। शरीर द्वारा उत्पन्न गतिज ऊर्जा की मात्रा मांसपेशियों की शक्ति के कारण होने वाले भौतिक त्वरण और उस त्वरण को बनाए रखने की दूरी पर निर्भर करती है। कम लचीलेपन का मतलब ये था कि मांसपेशियों द्वारा त्वरित होने की प्रभावी दूरी सीमित थी, क्योंकि कम लचीलेपन के कारण मांसपेशियां खींच नहीं सकती थीं। यदि वे खींच नहीं सकती तो उनके द्वारा उत्पन्न कुल ऊर्जा बहुत सीमित होती थी। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के ऊतकों के क्षय को रोकने में स्ट्रेचिंग सहायक होती है। गहन व्यायाम से पहले मांसपेशियों को स्ट्रेच करने पर उनके क्षय की दर काफी कम हो जाती है। इससे रक्त संचार भी बढ़ता है, जिससे अंततः शरीर की समग्र कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। थकान, तनाव, चिंता और चोट के जोखिम में कमी आना भी इसके प्रमुख लाभों में से एक है। इसके अलावा स्थिर लचीलेपन वाले व्यायाम ऊर्जा की अधिक खपत नहीं करते हैं। आप बहुत कम शारीरिक प्रयास से कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अस्थमा से पीड़ित होने के बावजूद रूई धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करके रोजाना स्ट्रेचिंग कर सकते थे। मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज बेहद जरूरी होती है। रूई ने खुद कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं जिनमें नॉकआउट जीत की संभावना और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच संबंध दर्शाया गया है। ठीक है, इतना काफी होना चाहिए, केन ने कहा। स्प्लिट्स से उठते हुए रूई ने सहमति में सिर हिलाया। युद्ध खेलों में स्प्लिट्स लचीलेपन का चरम स्तर होता है। ये वह आदर्श स्तर है जहां लचीलापन सर्वोत्तम होता है, न तो इतना कम कि अपनी शक्ति और गति को दबा दे और न ही इतना कम कि जोड़ों के विस्थापन का खतरा हो। रूई को 5 साल की उम्र में थोड़ी गंभीरता से और जोरदार व्यायाम शुरू करने के बाद स्प्लिट हासिल करने में 2 साल लग गए थे। आमतौर पर स्प्लिट इससे पहले भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन उस समय उसके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां बहुत नाजुक और कमजोर थीं, इसलिए जल्दी परिणाम पाने के लिए उन पर ज्यादा दबाव डालना लंबे समय में ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता था। हम यही अभ्यास कर सकते हैं। केन ने मैट वाले एक हिस्से की ओर इशारा किया। इस जगह से बाहर मत जाना। हम धीरे धीरे और हल्के रोलिंग से शुरू कर सकते हैं, फिर हल्के हाफ कॉन्टैक्ट स्पैरिंग पर आगे बढ़ सकते हैं। जब हम सहज हो जाएंगे तो हम फुल कॉन्टैक्ट गियर्ड स्पैरिंग और शायद कुछ कंडीशनल या फ्री फॉर्म स्पैरिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हाँ, अगर आपको इनमें से कुछ के बीच का अंतर पूरी तरह से समझ नहीं आता है तो मुझे बता देना, केन ने धैर्यपूर्वक समझाया। ब्राजीलियन जियू-जित्सु में कुश्ती के अभ्यास और स्पैरिंग का मुख्य रूप रोलिंग था। ये जियू-जित्सु की तकनीकों को समझने और उन्हें निखारने का एक अच्छा तरीका था। पृथ्वी पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ताइक्वांडो (ITF) द्वारा शुरू की गई स्पैरिंग की 2 लोकप्रिय और अलग अलग शैलियां थीं, हाफ कॉन्टैक्ट और फुल कॉन्टैक्ट स्पैरिंग। कंडीशनल स्पैरिंग और फ्री फॉर्म स्पैरिंग जैसी अवधारणाएं पृथ्वी पर 21वीं सदी के सभी MMA जिमों में प्रचलित स्पैरिंग शैलियां थीं। वह न केवल इनसे परिचित था बल्कि इनका विशेषज्ञ भी था। रूई को खुशी थी कि उसके कुछ बोलचाल के ज्ञान का उपयोग गया पर हो सका। हम हल्की रोलिंग से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं कुछ भारी पोजिशनल ग्रैपलिंग करना चाहूंगा। स्ट्राइकिंग के अभ्यास की तुलना में फुल कॉन्टैक्ट ग्रैपलिंग में मेरा अनुभव बहुत कम है। स्ट्राइकिंग की तुलना में ग्रैपलिंग का अभ्यास अकेले करना कहीं ज्यादा कठिन है। इसके बाद मुझे हाफ कॉन्टैक्ट और फुल कॉन्टैक्ट स्पैरिंग करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि फ्री फॉर्म स्पैरिंग मेरी पहली पसंद है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। केन उसे घूरता रहा। हम। रूई ने उसकी घूरती निगाहों के नीचे अपना सिर झुकाया। अरे कुछ नहीं, मैं बस इसलिए हैरान हूं क्योंकि आप अलग अलग तरह की कुश्ती शैलियों और उनके उद्देश्यों से बेहद अच्छी तरह वाकिफ लगते हैं। परिचित, मैं शायद इनके बारे में तुमसे कहीं ज्यादा जानता हूं। रूई ने सोचा, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। अरे हाँ, मैंने बचपन में मार्शल आर्ट पर एक किताब में इनके बारे में पढ़ा था। मैं समझ गया। अच्छा, ये तो और भी बेहतर है। केन ने मैट पर अपनी जगह ले ली। चलो शुरू करें। रूई थोड़ा झुक गया और अपना दाहिना पैर बाएं पैर के पीछे रख लिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उन्हें ऊपर उठाकर बचाव की मुद्रा में आ गया। हाँ, वह मुस्कुराया। चलो अब शुरू करते हैं।
दोनों मैट पर इधर उधर होते रहे लेकिन दूरी बनाए रखी। पृथ्वी पर भी यह एक आम तरीका था, अपने दोनों पैरों पर लगातार संतुलन और वजन बदलते रहने से प्रतिद्वंदी की चालों का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता था। यह एक सरल लेकिन बेहद कारगर रणनीति थी। वह नहीं आ रहा है, रूई ने कहा। कोष्टक उद्धरण डॉट डॉट डॉट। खैर, उसकी मार्शल आर्ट तो बचाव और पैंतरेबाजी पर ही आधारित है। रूई ने कुछ देर सोचने के बाद अपना मन बना लिया। अगर वो नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए जाऊंगा। वह केन की ओर तेजी से बढ़ा और उस पर हल्के हल्के मुक्के बरसाने लगा। इन मुक्कों में बहुत कम ताकत और वजन था, जिससे उन्हें तेजी से एक के बाद एक कई मुक्के मारना आसान हो गया। केन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए ऊपर से आ रहे वारों से बचने लगा। उसके लिए सिर पर वार से बचना ज्यादा व्यावहारिक था। गर्दन एक लचीली जगह होती है और बचाव करना उसकी खासियत थी। तो फिर शारीरिक प्रहार के बारे में क्या ख्याल है? रूई ने केन के पेट पर मध्यम दूरी से सीधा दाहिना मुक्का मारा। बैम! केन ने मजबूत बचाव करते हुए उसे रोक दिया था। दोनों ने एक दूसरे से कुछ दूरी बना ली। मुझे लगा था कि तुम्हारी मार्शल आर्ट चकमा देने पर केंद्रित है, रूई ने गुस्से से कहा। हर हमले से बचना व्यवहारिक नहीं है, कुछ मामलों में बचाव करना ही निर्विवाद रूप से एकमात्र सही विकल्प होता है। केन ने कंधे उचका दिए। ये बात समझ में आती है। केवल टालमटोल करके कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। इस बार रूई ने धीरे धीरे दूरी कम की। दोनों एक दूसरे को महसूस करने, एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं को परखने और समझने के लिए इधर उधर हिलने लगे। जैसे ही रूई लात मारने की दूरी पर पहुंचा, उसने केन के पेट पर एक हल्की राउंडहाउस किक मारी, लेकिन केन ने बड़ी आसानी से हमले को चकमा दे दिया और वह चूक गया। सोचा, राउंडहाउस किक मारने में बहुत समय लगता है, उसकी जैसी फुर्ती वाले के लिए उनसे बचना आसान है। रूई ने कुछ हल्के मुक्के मारते हुए सोचा, जिनमें से अधिकतर को चकमा दे दिया गया। उसने केन की थोड़ी पर सीधा लात मारने की कोशिश की, लेकिन केन ने चकमा देते हुए साथ ही दूरी कम कर ली। बैम! केन ने रूई के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। तस्क! रूई ने मुंह बनाया। रूई के लिए उस पर सटीक प्रहार करना बहुत मुश्किल था। केन न केवल बेहद फुर्तीला था, बल्कि वह छोटे छोटे मौकों का फायदा उठाकर अंदर घुसने और कुछ प्रहार करने में भी माहिर था। वह ताकतवर है। रूई ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने केन के करीब आकर दूरी कम की, लेकिन इस बार उसने जल्द से जल्द वार करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपने बाएं हाथ को बचाव के तौर पर ऊपर रखा और अपने दाहिने हाथ को जोरदार मुक्के के लिए तैयार किया। केन ने अब तक अपनी मर्जी से एक भी हमला नहीं किया था, उसका एकमात्र वार जवाबी हमला था। उसकी योजना यह है कि मुझे आक्रमण शुरू करने दिया जाए और मेरे हमलों से बचते हुए या उसके बाद हमले किए जाएं। ये केन की खासियत थी। वह हमलों से बचते हुए साथ ही साथ जवाबी हमले भी करता था। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थीं। ऐसी रणनीति के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर बचाव की कला में जगह की आवश्यकता होती है, मार्शल आर्ट के अन्य अधिकांश क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक। जितनी कम जगह होगी, बचाव उतना ही मुश्किल होगा। शुक्र है, अंगूठी को छोड़ना मना है। रूई ने इसका फायदा उठाने की योजना बनाई। केन को घेरकर और साथ ही बेहद करीब आकर उसने वार करने की संभावना काफी बढ़ा दी। कारण स्पष्ट थे, किनारे तक पहुंचने का मतलब था कि जगह की कमी के कारण केन आसानी से वार से बच नहीं पाएगा, और रूई जितना उसके करीब होगा, वार से बचना उतना ही मुश्किल होगा। बहुत कम जगह में इतने करीब से किए गए तेज वार से बचना केन के लिए भी मुश्किल लग रहा था। उसके पास इससे बचने के लिए वार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। केन ने पीछे मुड़कर देखा जब उसे एहसास हुआ कि बाउंड्री उसके ठीक पीछे है। रूई लगातार कुछ जोरदार हमले कर रहा था, जिन्हें रोकने का सबसे अच्छा तरीका पीछे हटना था, लेकिन एक बंद मैदान में बाउंड्री तक पहुंचने से पहले ऐसा करने की एक सीमा होती है। रूई ने अचानक मुक्का घुमाते हुए आगे की ओर छलांग लगाई, जिससे केन ने पीछे की ओर झुकते हुए उस क्षण की उमंग में आकर एक तेज सीधी ऊंची किक मारी। वूश! जहां रूई का सिर होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। केन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैंने ये पहले भी देखा है, केन। रूई ने मुस्कुराते हुए उस वार को बड़ी सफाई से बचा लिया। केन को रिंग से बाहर फेंकने के लिए बस एक हल्का सा धक्का ही काफी था। हवा में किक मारते हुए और रिंग की सीमा से बस 1 इंच दूर, उस झुकी हुई स्थिति में केन के पास भी रिंग से बाहर होने से बचने के लिए न तो ताकत थी और न ही संतुलन। अपने किसी दोस्त को रेफर करें और उनके हर ट्रेड पर 25% कमीशन कमाएं। एआई संचालित ऑटो ट्रेडर के साथ क्रिप्टो का व्यापार करें। असीम धन दौलत हासिल करें। साइन अप ने क्रिप्टो जगत में तहलका मचा दिया। पहला राउंड मेरा है। रूई ने गर्व से मुस्कुराते हुए केन को हाथ बढ़ाया।
केन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, जरूर, लेकिन आज आप सिर्फ यही एक राउंड जीत रहे हैं। हाँ, रूई हंसी। तुम एक भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, है ना? हे है, तो आपने ध्यान दिया। बेशक, परीक्षा में तो तुम किसी सांप की तरह फुर्ती से चल रहे थे, मुझे तुम पर नजर रखना मुश्किल हो रहा था। उसकी तुलना में अभी तो तुम एक आलसी बिल्ली की तरह फुर्ती से चल रहे थे। रूई ने पलटवार किया। केन ने जवाब में रूई की ओर एक प्रतिस्पर्धी मुस्कान फेंकी। वे जल्दी से अपनी अपनी जगह पर आ गए, इधर उधर होते हुए। रूई उसी रणनीति को फिर से दोहराने के लिए बहुत खुश था। अगर कोई चीज खराब नहीं है तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। रूई ने मंत्रोच्चार किया। जैसे ही उसने केन को घेरकर उस पर हमला किया, केन गायब हो गया। कोष्टक उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण कोष्टक। जैसे ही रूई ने अपनी स्थिति को संभाला, बैम, एक जोरदार प्रहार उसके सिर के पिछले हिस्से पर पड़ा, जिससे वह उस सीमा के पार धकेल दिया गया जहां उसने पहले केन को घेर रखा था। धत्तेरे की! रूई दर्द से कराह उठा और घबराकर पीछे मुड़ा। जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। केन उल्टा खड़ा था और उसने अपने पैर से रूई के सिर पर लात मारी थी। केन एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं दोबारा उसी चाल में फंस जाऊंगी? तुम्हें पता है, बचाव सिर्फ 2 आयामी पैंतरेबाजी तक ही सीमित नहीं होता। रूई विस्मय से मुस्कुराया। क्या उसने सचमुच मेरे वार से बचने के लिए हैंडस्टैंड किया और साथ ही मेरे सिर के पीछे लात मारकर मुझे उस सीमा के पार धकेल दिया जहां मैंने उसे घेर लिया था? रूई ने उसे कम आंका था। केन उसकी कल्पना से कहीं अधिक फुर्तीला और गतिशील था। उसकी ऐसी कलाबाजियों ने उसके बचाव को और भी अधिक कठिन बना दिया था। तुम वाकई कुछ अलग हो, जानते हो ना? रूई ने तारीफ करते हुए रिंग में वापसी की। हे, तुमने अभी कुछ देखा ही नहीं है, मैं तो अपनी पूरी शक्ति का मुश्किल से आधा ही इस्तेमाल कर रहा था। केन ने अपनी उंगलियां चटकाई और एक ऐसी मुस्कान के साथ शेखी बघारी जिसमें थोड़ी सी क्रूरता झलक रही थी। तीसरा मुकाबला शुरू हुआ और इस बार केन ने पहला कदम उठाया। वह आ रहा है। रूई सतर्कता से तनावग्रस्त हो गया। केन ने गहरी सांस ली और अचानक अपना पहला कदम बढ़ाते ही वह तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही उसने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली और इतनी तेजी से भागा कि उसने एक पल में ही दूरी तय कर ली। बूम! रूई ने बड़ी मुश्किल से जल्दबाजी में किए गए बचाव के प्रयास से केन के मुक्के को रोक पाया। तेज! पहले उसकी गति तो मानो बच्चों का खेल थी। रूई ने बेतरतीब ढंग से उस पर एक मुक्का मारा, उसे चौंकाने की उम्मीद में, लेकिन केन ने इस तरह से हमला किया कि हमले की गति से वार से स्वाभाविक रूप से बचा जा सके। अपने प्रतिद्वंदी के हमले से स्वाभाविक रूप से बचने के तरीके से हमला करना, यही केन कर रहा था। बैम! केन रूई के बचाव को भेदते हुए हमला करने में कामयाब रहा। धिक्कार है, ये पहले से बिल्कुल अलग है। पहले वह पहले बचाव करता था और फिर तुरंत पलटवार करता था, लेकिन अभी वह हमले का ऐसा सटीक चुनाव कर रहा है कि हमले की गति स्वाभाविक रूप से रूई के हमले से बच जाती है। रूई को एहसास हुआ। पब फ्यूचर एड्स। उदाहरण के लिए, जंप किक से लेग स्वीप से स्वाभाविक रूप से बचा जा सकता है। लेग स्वीप से जंप किक से स्वाभाविक रूप से बचा जा सकता है। किक की रेंज पंच से अधिक होती है, इसलिए सही समय पर इस्तेमाल करने से प्रतिद्वंद्वी को पहले मारकर पंच से बचा जा सकता है। हे, एंटी कैडेंस से निपटना मुश्किल है ना? खासकर जब आप नौसिखिया हों। रूई उठ खड़ा हुआ और एक अलग मुद्रा में आ गया। तुमने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है ना? उसे महसूस हो रहा था कि केन के विकल्प पूरी तरह से सही नहीं थे। केन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने इसे कुछ महीने पहले ही सीखा है। ये जवाबी हमले की रणनीति में इस्तेमाल होने वाली उन बुनियादी तकनीकों में से एक है जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अनुभव के साथ आप इसमें और बेहतर होते जाते हैं। ये बात रूई को समझ में आ गई। एंटी कैडेंस एक ऐसी तकनीक थी जो विवेक पर आधारित थी और अनुभव के साथ विवेक विकसित होता था। विश्लेषण और विवेक रूई की खूबियां थीं। उसने जितनी भी तकनीकें देखी थीं, उनमें से एंटी कैडेंस में उसकी सबसे अधिक रुचि थी। ये रूई की रुचियों और पसंद नापसंद से काफी मेल खाती थी। तुमने हमारे बीच की दूरी इतनी जल्दी कैसे तय कर ली? केन जिस गति से चल रहा था वह उसकी शारीरिक क्षमता से कहीं अधिक थी। ओह, यह एक और अप्रेंटिस स्तर की पैंतरेबाजी तकनीक है जिसे पैरेलल वॉक कहते हैं। पैरेलल वॉक। हाँ, आम तौर पर लोग चलते और दौड़ते समय अपने ऊपरी शरीर को मोड़ते हैं और अपने हाथों को पैरों की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, है ना? ये सच था कि कम उम्र में ही मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने पैरों के विपरीत दिशा में हाथों को हिलाते हुए चलने की आदत विकसित कर लेता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैरों द्वारा उत्पन्न बल का प्रतिकार करके संतुलन बनाए रखने का ये सबसे स्वाभाविक तरीका था। पैरेलल वॉक एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप दौड़ते समय अपनी बाहों और ऊपरी शरीर को अपने पैरों के समानांतर और एक सीध में झुलाते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो आपको तेज दौड़ने में मदद करती है। रूही की आंखें चौड़ी हो गईं। ये बात समझ में आई। शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाना और बाहों को हिलाना बहुत ऊर्जा लेता है, और वह सारी ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में ही बर्बाद हो जाती है। समानांतर चाल एक ऐसी तकनीक लगती है जिसमें व्यक्ति अपने पैरों की दिशा में ही बाहों को हिलाते हुए चलता है। इससे शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाने में होने वाली अत्यधिक ऊर्जा की बर्बादी से बचा जा सकता है। शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाने में बर्बाद होने वाली सारी ऊर्जा अब पैरों में लग जाएगी और गति में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे उपयोगकर्ता काफी तेज गति से दौड़ सकेगा। इसे सीखते समय बहुत अजीब लगता है, संतुलन बनाए रखने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसलिए इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक बार आदत पड़ जाए तो आप बहुत तेज गति से और आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सच कहूं तो यह मेरे मार्शल आर्ट के लिए वरदान साबित हुआ, केन ने बताया। रूही ने सिर हिलाया, बात समझ में आ गई। सच तो यह है कि उसने इस अवधारणा के बारे में पहले भी सुना था। पृथ्वी पर नाम्बा अरुकी या नाम्बा वॉकिंग नामक एक जापानी चलने और दौड़ने की शैली प्रचलित थी। नाम्बा वॉकिंग अदो काल के दौरान संदेशवाहकों की दौड़ने की शैली थी, जिनका काम अदो और अन्य प्रांतों के बीच संदेशों को तेजी से और कुशलता से पहुंचाना था। वे आमतौर पर जोड़े में यात्रा करते थे। एक के पास एक डंडा होता था जिसके एक सिरे पर बक्सा या पैकेज होता था, और दूसरे के पास एक डंडा होता था जिस पर लालटेन लगी होती थी और उस पर आधिकारिक कार्य के अक्षर लिखे होते थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभावी सरकार के लिए संचार अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए इन तेज धावकों को बहुत ही तेज होना पड़ता था। वे नियमित रूप से अदो से क्योटो तक लगभग 480 किलोमीटर की दूरी 6-8 दिनों में पैदल तय कर लेते थे। वे अत्यधिक कुशल थे और इस प्रकार की कुशलता के कारण कम ऊर्जा खर्च करते थे, जिसका उपयोग वे गति या सहनशक्ति बढ़ाने के लिए कर सकते थे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि यह वैध है, लेकिन ऐसा लगता है कि कम से कम इस दुनिया में तो यह वैध है। क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं? रूही ने पूछा। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। प्रशिक्षण प्रक्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। मेरे प्रशिक्षण की निगरानी एक वरिष्ठ मार्शल गुरु कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बहुत सारा ऐसा प्रशिक्षण दिया जो मुझे वास्तव में समझ में नहीं आया। आधा अधूरा और गलत प्रशिक्षण न होने से भी बदतर है, मेरा विश्वास करो, केन ने जवाब दिया, जिससे रूही का चेहरा उतर गया। चिंता मत करो, उसने दिलासा देते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि यह पैंतरेबाजी की एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक है। इसका मतलब है कि तुम अकादमी में इसे बिल्कुल सीख सकते हो, बशर्ते तुम प्रशिक्षु स्तर तक पहुंच जाओ। रूही का चेहरा खुशी से चमक उठा। अकादमी में जाने की एक और वजह मिल गई। वह अकादमी में इस तकनीक को सीखने के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अप्रेंटिस के पास पैंतरेबाजी की कितनी तकनीकें होती हैं? ओह, प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें तो बहुत सारी हैं। वैसे हर क्षेत्र में प्रशिक्षु स्तर की बुनियादी तकनीकें होती हैं। ये सबसे आसान तकनीकें हैं जिन्हें सीखकर एक नया मार्शल प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों से परिचित हो सकता है। आखिर बुनियादी तकनीकों से प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों तक का सफर कठिन हो सकता है। मुझे तो इसमें अभ्यस्त होने में पूरा 1 महीना लग गया था। केन ने एक दर्दनाक याद को याद करते हुए आह भरी। वैसे आपके सवाल का जवाब देने के लिए, जहां तक विशुद्ध पैंतरेबाजी की बात है, तो 4 प्रकार हैं। समानांतर चलना उनमें से एक है, जो शारीरिक यात्रा के लिए है, एक युद्ध गति के लिए है, एक युद्ध चपलता के लिए है, एक यात्रा चपलता के लिए है, आदि। केन ने समझाया। क्या प्रशिक्षु स्तर की प्रत्येक तकनीक उतनी ही प्रभावी और शक्तिशाली है जितनी कि आपने मुझे दिखाई थी? रूही ने पूछा। बस यहीं आसपास, हाँ, केन ने जवाब दिया। ठीक है। रूही उठ खड़ा हुआ और रिंग के अंदर अपनी जगह ले ली। क्या आप मुझे बाकी का हिस्सा दिखा सकते हैं? जरूर, केन मुस्कुराया और खड़े हो गया। इसके बाद कई घंटों तक दोनों के बीच लगातार मुकाबले होते रहे। केन ने मार्शल आर्ट के एक प्रशिक्षु की तरह कौशल का प्रदर्शन करते हुए रूही को बार बार बुरी तरह हराया। उन्होंने न केवल रूही को बुरी तरह से पीटा, बल्कि कई अलग अलग तरीकों से भी उसे पराजित किया। तो जब वह अपने बुनियादी और प्रशिक्षु स्तर के कौशल का उपयोग करता है तो यही होता है ना? ये तो बहुत ही जबरदस्त है, रूही ने सोचा जब केन ने उसे एक बार फिर से जमीन पर गिरा दिया। केन उसे अब तक कई बार हरा चुका था, लेकिन रूही की खुशी बढ़ती ही जा रही थी, जिससे केन काफी हैरान था। आज यहीं रुकते हैं,
केन ने रूई से कहा, जिसके जवाब में रूई ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, एक ही सत्र में खुद पर बहुत अधिक दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। वे दोनों बेहद थके हुए थे। तुम्हें लगता है हारने में तुम्हें मजा आता है? केन ने उससे कहा। क्या सोचकर तुम ये कह रहे हो? खैर, मैंने तुम्हें कई बार हराया है, फिर भी अगर कोई हमें देखे तो वह यही मानेगा कि तुम ही विजेता हो, क्योंकि तुम कहीं ज्यादा संतुष्ट दिख रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ। मैंने बहुत कुछ नया सीखा और अनुभव किया। इसकी तुलना में नुकसान नगण्य है, रूई ने समझाया। हाँ, मुझे पहले भी ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन मार्शल आर्ट के प्रति आपका जुनून, मैं इसे कैसे कहूँ, शुद्ध है। शुद्ध, रूई ने दोहराया। हाँ, मैंने जितने भी मार्शल आर्टिस्ट को जाना है, उन सभी के मार्शल आर्टिस्ट बनने के पीछे कोई न कोई कारण था। शक्ति, यश, प्रतिष्ठा, रुतबा, पैसा और ऐसी ही चीजें, आप जानते हैं ना। लेकिन मार्शल आर्ट के प्रति आपका आनंद शुद्ध लगता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन रूई ने फिर भी उस पर दबाव नहीं डाला। आखिरकार वह केवल 13 वर्ष का बच्चा था और रूई उससे अपनी भावनाओं को सटीक और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की अपेक्षा नहीं करता था। तुम्हें मार्शल आर्ट में सचमुच बहुत मजा आता है ना? केन ने पूछा। हाँ, रूई ने बिना झिझक के जवाब दिया। ये तो कमाल की बात है। मुझे मार्शल आर्ट में कभी मजा नहीं आया। ये हमेशा से, मैं इसे कैसे कहूँ, एक बंधन रहा है, लेकिन यही उस बंधन को तोड़ने का मेरा एकमात्र जरिया भी है। मुझे नहीं पता कि यह बात समझ में आई या नहीं, केन ने असहजता से समझाया। रूई समझ गया कि वह खुलकर अपनी बात कह रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, उसने जवाब दिया। रूई ने केन के जीवन के बारे में जितना कुछ देखा था, उससे ऐसा लगता था मानो मार्शल आर्ट ने केन को जकड़ रखा हो, लेकिन वास्तव में यही उन बंधनों को तोड़ने की उसकी एकमात्र उम्मीद भी थी। मार्शल आर्ट के एक ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लेना और मार्शल आर्ट में असाधारण प्रतिभा से संपन्न होना शायद उस पर बहुत बड़ा बोझ था। रूई ने केन की मां को जितना देखा था, उससे ये प्रतीत होता था कि केन के पूरे परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं। ये अपेक्षाएं मानो एक बंधन थीं। उनके परिवार ने शायद उन्हें बचपन से ही कठोर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण दिया होगा, इतना कि अकादमी में प्रवेश करने से पहले ही वे मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु स्तर तक पहुंच गए थे। उन्हें अपने घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। उनका जीवन एक तरह से जेल ही था। स्वतंत्रता शायद उनका सबसे बड़ा सपना ही रही होगी। हम, लेकिन तुम्हें पता है, केन ने मुस्कुराते हुए रूई की ओर देखा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मार्शल आर्ट उतना बुरा नहीं लगता। रूई मुस्कुराया। अच्छा, तो अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं अक्सर आपके साथ घूमने क्यों ना आऊं? ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। शायद हम हर दिन अभ्यास और ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बात रूई को बिल्कुल सही लगी। वह सचमुच में युद्ध का अभ्यास और प्रशिक्षण लेना चाहता था, और अब तक किन के साथ प्रशिक्षण लेना शायद उसके दूसरे जीवन में सबसे फलदायी काम था। हाँ, बहुत बढ़िया, रूई ने जवाब दिया। हालांकि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब ऐसा न करना ही बेहतर होता है। अरे, ऐसा क्यों? रूई ने पूछा। क्योंकि मेरे पिता आसपास रहेंगे, केन ने समझाया। आपने देखा ही होगा कि मेरी माँ कैसी थी, मेरे पिता तो उनसे कहीं ज्यादा दबंग और अप्रिय हैं। मैं समझ गया, तुम्हारी हालत वाकई बहुत खराब है यार, केन ने आह भरी। आप मार्शल अकेडमी के लिए बहुत उत्साहित होंगे, है ना? अरे यार, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, मैं किसी दूसरी जगह रहने के लिए बेताब हूँ। तुम कितने उत्साहित हो? बेहद, मैं लगभग 12 साल से इसका इंतजार कर रहा था। केन ने उसे एक अजीब नजर से देखा। क्या? रूई ने उसकी प्रतिक्रिया पर जवाब दिया। आपकी उम्र भी मेरी ही है ना? हाँ, तो फिर आप 12 साल से कैसे इंतजार कर रहे हैं? ओह, रूई ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। शायद मैंने गिनती में गलती कर दी। हाँ, खैर, मुझे अब घर जाना चाहिए। मैं बहुत थक गई हूँ और चोटें भी लगी हैं। रूई ने बात बदलते हुए कहा। रुको, जाने से पहले कुछ दवाइयाँ पी लो, केन ने सुझाव दिया। हाँ, ये आपके पास हैं, ये समझ में आता है, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है, रूई ने मना कर दिया। रुको, क्यों नहीं? केन ने हैरानी से अपनी भौहें सिकुड़ी। जादुई दवाइयाँ तो एक बार इस्तेमाल होने वाली कीमती चीजें हैं, ये चाय के प्याले तो नहीं हैं जो मेहमानों को परोसे जाएं। रूई हंसा। ये मेरे लिए बहुत महंगी हैं, इसलिए मैं इन्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसी बातों की चिंता मत करो, हमारे पास इतनी औषधियां हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि उनका क्या करें। सच में, मैं ठीक हूं। नहीं, तुम्हें करना ही होगा, केन ने जोर देकर कहा। रूई ने उसे असहाय निगाहों से देखा। उद्धरण चिन्ह
अच्छा। एक सुविधा केंद्र से बाहर निकलते समय केन ने एक नौकर को कुछ निर्देश तेजी से सुनाए। क्या तुम नहाना चाहोगे? केन ने पूछा। क्या यहाँ शावर भी है? रूई ने सोचा, नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर मैं और देर से निकला तो घरवाले परेशान हो जाएंगे। वे आपस में हंसी मजाक करते रहे, तभी एक नौकर 4 शीशियां लेकर लौटा। उनमें से 2 लाल थीं, जबकि बाकी 2 नीली थीं। तुम्हारे घावों के लिए एक उपचार औषधि और तुम्हारी सहन शक्ति के लिए एक ऊर्जा औषधि, केन ने पेशकश की। रूई ने उन्हें पकड़ लिया और करीब से देखने लगी। मुझे हमेशा से यह बात हैरान करती रही है कि औषधियां कितनी अद्भुत होती हैं। ये सोचना कि वे इतने कम समय में आपको ठीक कर सकती हैं और फिर से जीवंत कर सकती हैं, वास्तव में आश्चर्यजनक है। जाहिर है, औषधियों के हिसाब से यह काफी औसत है, केन ने उससे कहा। औसत? रूई ने हैरानी से पूछा। हाँ, ये औषधियां अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ भी नहीं हैं। ये तो यहाँ प्रशिक्षण के बाद मिलने वाली सामान्य औषधियां ही हैं। हालांकि ये अकादमी में तुम्हारे पास मौजूद औषधियों से कहीं बेहतर हैं। वाह, तो इससे भी बेहतर चीजें हैं, है ना? हाँ, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उच्चतम श्रेणी की उपचार औषधियां अत्यंत घातक चोटों को भी ठीक कर सकती हैं, भले ही रोगी मृत्यु के कगार पर हो। मौत के कगार पर? ये तो पागलपन है। लेकिन वे सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते। कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपके शरीर को कई तरह से स्थायी रूप से बेहतर बना सकती हैं, हालांकि वे दुर्लभ हैं। कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपकी आयु को काफी बढ़ा सकती हैं। क्या ऐसी औषधियां जो आपको मृत्यु के मुंह से वापस ला सकती हैं, आपकी क्षमताओं को स्थायी रूप से बढ़ा सकती हैं, आपकी आयु बढ़ा सकती हैं? ये सभी बातें रूई के लिए सचमुच समझ से परे थीं। इसने इस दुनिया की रहस्यमय भौतिकवादी प्रकृति की सीमाओं के बारे में उनके दृष्टिकोण को सचमुच विस्तृत कर दिया, जो देखने में असीम प्रतीत होती थी। हालांकि इनमें से कोई भी आम नहीं है। ये बेहद दुर्लभ हैं, इतने दुर्लभ कि इन्हें राष्ट्रीय धरोहर माना जाता है। मेरे पिता ने बताया कि जीवन बढ़ाने वाली औषधियां भी उनके लिए भी प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। केन ने उसे बताया, नहीं, दुर्लभता की परवाह किए बिना जीवन को लंबा करने वाला कोई पे असंभव होना चाहिए। बुढ़ापा एक अपरिहार्य प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के भीतर आणविक स्तर पर होने वाली प्रक्रियाओं के कारण होती है। बुढ़ापा मुख्य रूप से कोशिका विभाजन और प्रतिस्थापन के दौरान डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों के कारण होता है। शरीर में हर बार जब कोई नई कोशिका जन्म लेती है तो उसे अपनी जनक कोशिका से प्राप्त डीएनए में छोटे छोटे नए दोष और अंतराल होते हैं। ये प्रक्रिया कोशिकाओं के विभाजन और प्रतिकृति के दौरान हर बार दोहराई जाती है। जीवन भर में ये दोष और अंतराल पूरे शरीर में डीएनए में जमा होते जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। ये तथ्य कि एक औषधि इस अपरिहार्य प्रक्रिया को रोक सकती है, इसका अर्थ है कि औषधि के भीतर मौजूद कोई रहस्यमय यौगिक हमारे शरीर को आणविक स्तर पर सार्वभौमिक रूप से प्रभावित कर रहा है। उसे एक बार फिर इस दुनिया की रहस्यमयी तकनीक का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। बुनियादी उपचार और शक्ति की बहाली एक बात थी। मृत्यु के कगार से ठीक होना, शक्ति संवर्धन और दीर्घायु बिल्कुल अलग बातें थीं। केन की बातें उसे अभी भी समझना बेहद मुश्किल लग रहा था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, औषधियों का इस्तेमाल दवाइयों में भी बहुत होता है, तुम्हें पता है ना? केन ने ये कहते हुए अपनी बात रखी, इस तथ्य से बेखबर कि इस साधारण से बयान का असर रूई पर पहले किए गए उसके जोरदार खुलासों की तुलना में काफी कम था। उद्धरण चिन्ह ... क्या वे स्थायी रूप से शरीर को बढ़ाने वाली औषधियां जिनका आपने पहले उल्लेख किया था, बाजार में उपलब्ध हैं? शायद नहीं, वरना मैं इन्हें जरूर हासिल कर लेता। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये नहीं मिले, सिर्फ अस्थायी शक्ति बढ़ाने वाले ही मौजूद हैं। वैसे मेरी बात पर पूरी तरह भरोसा मत करना, मुझे तो बस सामान्य जानकारी है। केन ने जवाब दिया, मैं समझता हूँ, ये तो बहुत दुख की बात है। अगर रूई के पास ऐसा कुछ होता तो उसे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता था। वैसे औषधियां आपको अन्य तरीकों से भी मजबूत बनने में मदद कर सकती हैं, जानते हो ना? ओह हाँ, कैसे? रूई ने उत्सुकता से पूछा। सच कहूं तो सिर्फ कायाकल्प और उपचार की दवाइयां ही आपकी प्रशिक्षण क्षमता को बेतहाशा बढ़ा देती हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैं इनके बिना प्रशिक्षण की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं आज जितना मजबूत हूं उतना मजबूत नहीं होता, केन ने समझाया। ये सच है कि इन औषधियों के साथ आप इनके बिना की तुलना में कहीं अधिक लंबे समय तक और कहीं अधिक गहनता से प्रशिक्षण ले सकते हैं। हाँ, आप इस बात को पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं कि हमारे बैच के अधिकांश नए छात्र भी प्रशिक्षण के लिए उन पर निर्भर थे, ताकि वे उन पर निर्भर न रहने की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और कुशल बन सकें।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मैं उनके बीच खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, रूई ने सोचा। इसीलिए आपका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली था। जब आपने मुझे बताया कि आपने कभी इसका सेवन नहीं किया है, तो मैं सचमुच हैरान रह गया। आपने बहुत कम उम्र से ही बहुत अधिक प्रशिक्षण लिया होगा। मैं उसे यह नहीं बता सकता कि मैंने लगभग पूरी जिंदगी प्रशिक्षण ही किया है, रूई ने सोचा। हर शारीरिक रूप से जोरदार गतिविधि प्रशिक्षण में तब्दील हो जाती थी, बशर्ते वह मापी हुई, व्यवस्थित और अनुशासित हो। हालांकि उसने 5 साल की उम्र में ही अभ्यास शुरू कर दिया था, फिर भी वह अपने शरीर को विभिन्न शारीरिक और प्रदर्शन संबंधी गुणों में सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित करता रहा। शारीरिक प्रतिभा के मामले में वह औसत से कहीं ऊपर पहुंच गया, जहां उसे ताकत, गति, चपलता, सहनशक्ति, लचीलापन आदि जैसे शारीरिक गुण प्राप्त हुए। सबसे बड़ी समस्या उनकी शारीरिक क्षमताएं थीं, जैसे संतुलन और शरीर आंख का समन्वय। उनके पिछले जीवन की मांसपेशी स्मृति और उनके नए शरीर के बीच तालमेल की कमी ने उन्हें काफी हद तक बाधित किया। 59 वर्षों की मांसपेशी स्मृति को मिटाने में उन्हें बहुत अधिक समय लगा, तब जाकर वे अंततः औसत स्तर तक पहुंच पाए। शायद यही कारण है कि वे आपसे विशेष रूप से प्रभावित और रुचि रखती थी। आपने 13 वर्ष की आयु में ही लगभग सभी अन्य नए छात्रों की तरह सीखने, प्रशिक्षण और विकास के संसाधनों में से कुछ भी न होने के बावजूद बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं सोचता हूं कि अगर मुझे जीवन भर कायाकल्प और स्वास्थ्य लाभ देने वाली औषधियां मिलती तो मैं कितना शक्तिशाली होता, रूई ने आह भरी। वह खुलेआम ईर्ष्या और जलन करने वालों में से नहीं था। पिछले जन्म में गंभीर रूप से बीमार होने के कारण वह लंबे समय से जानता था कि ईर्ष्या करना हानिकारक और निष्फल होता है, लेकिन उसे भी यह एहसास होने पर आह भरनी पड़ी कि उसने क्या खो दिया। तुम तो कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे। सच कहूं तो तुम जिस मुकाम पर हो वो वाकई काफी प्रभावशाली है। तुम्हारा शरीर हर लिहाज से बेहद सुगठित है, लेकिन प्रदर्शन के मामले में तुम कुछ खास नहीं हो। मेरा सुझाव है कि तुम अपने प्रदर्शन पर थोड़ा और ध्यान दो। हमारे पास इसके लिए ढेरों ट्रेनिंग उपकरण हैं, तो बेझिझक उनका इस्तेमाल करो। यह एक बेहद लुभावना प्रस्ताव था। हालांकि रूई बहुत ही साधन संपन्न थे, लेकिन वास्तविक लक्षित प्रशिक्षण उपकरण कहीं अधिक प्रभावी और कुशल थे। धन्यवाद, मैं इस पर विचार करूंगा। क्या अकादमी में हमें ये औषधियां मिलेंगी? हाँ, अकादमी में रहने के दौरान आपको इनकी आपूर्ति मिल जाएगी। वाह, मुझे चिंता थी कि कहीं मैं इससे वंचित न रह जाऊं। अकादमियों को कम मत आंकिए, उनके पास बहुत धन है, जिसका एक बड़ा हिस्सा प्रशिक्षण संसाधनों में खर्च होता है, जिसमें स्वाभाविक रूप से औषधियां भी शामिल होती हैं। बेशक वे हमारे यहाँ मौजूद औषधियों जितनी अच्छी नहीं होंगी। बिल्कुल सही, ये सुनकर खुशी हुई। रूई अकादमी के संसाधनों के साथ प्रशिक्षण शुरू करने के लिए और भी उत्सुक था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इन संसाधनों से प्रशिक्षण शुरू करने के बाद उसकी वृद्धि दर कितनी तेजी से बढ़ेगी। उसे उम्मीद थी कि 1 साल के भीतर उसका शरीर अभूतपूर्व रूप से सुगठित और आकर्षक हो जाएगा। वह अभी किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था। टेस्टोस्टेरोन के कारण उसका शरीर भी स्वाभाविक रूप से बहुत तेजी से विकसित हो रहा होगा, विशेष रूप से मांसपेशियों का आकार और हड्डियों का घनत्व। आपको ऐसे पेय भी मिलते हैं जो अच्छी नींद की तरह आपके दिमाग को तरोताजा कर देते हैं। यह उन चीजों में से एक है जिनका मैं नियमित रूप से अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयोग करता हूं। केन ने बेफिक्री से एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। तुमने अपने पूरे जीवन में प्रतिदिन कितने घंटे प्रशिक्षण लिया है?